हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस। तो ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है रिएक्ट जेएस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लाइक एक फोल्डर बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन से भी आप बना सकते हो। रिएक्ट जेएस। सो हमारे पास एक फोल्डर बन गया। अब लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या करेंगे सबसे पहले, शॉर्टकट बताता हूँ मैं कैसे खोल सकते हैं शीज को। या तो अगर आपके पास टर्मिनल शो कर रहा है राइट क्लिक करने पे, तो टर्मिनल में डायरेक्ट खोलो। आप कोड डॉट यहाँ लिखोगे। कोड डॉट से होगा ये कि ये आपको वीएस कोड में खोल देगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एडिटर होता है हमारे पास। तो ये खोल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्मिनल नहीं है, तो लेट्स से कट करते हैं इसको। वापस कैसे खोल सकते हैं, हमें कोई और प्रोजेक्ट है तो। फॉर एग्जांपल मैंने गिट इंस्टॉल कर रखा है, तो गिट में कैसे खोलेंगे, गिट बैश शेयर करना है। और यहाँ पे भी सेम चीज करनी है अपने को। कोड डॉट। कोड डॉट से हमेशा यही होगा कि जो भी हमारे पास डिफॉल्ट एडिटर इंस्टॉल्ड होंगे वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट उसमें शो करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्ट जेएस के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो टर्मिनल खोलते हैं और लेट्स से यहाँ पे हम लोड लेने देते हैं थोड़ा सा। तब तक हमें एक लाइक टेक्स्ट बनाते हैं। टेक्स्ट इंट्रो डॉट टीएक्सटी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें रिएक्ट के बारे में क्या जानना है। तो रिएक्ट जेएस क्या है ना कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है हमारे पास। ठीक है। रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। किस चीज की लाइब्रेरी है ये? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब मेन चीज ये डिफरेंस आता है कि ओके ठीक है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, तो ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले रिएक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स से रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। और रिएक्ट क्या काम करती है मेनली, रिएक्ट का मेन काम क्या है, वो अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो रिएक्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग यूआई। रिएक्ट जेएस क्या है ना, देखो हम वेबसाइट जो बनाते हैं वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। तो हमें रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो रिएक्ट की जरूरत आगे जाके हम देखेंगे कि बहुत रिएक्ट जेएस का काफी ज्यादा रोल है इस चीज में कि एप्लीकेशन को फास्ट कर देता है, या फिर किस तरीके से वर्क करता है कि हमारा एप्लीकेशन सिंगल पेज होता है। ओके। सो रिएक्ट का मेन काम है फॉर डेवलपिंग यूजर इंटरफेस। ठीक है। तीसरा चीज हम ये देखते हैं कि रिएक्ट को किसने डेवलप करा था। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू में पूछ ले कि रिएक्ट को किसने डिस्कवर किया था, तो रिएक्ट इज डेवलप्ड बाय जॉर्डन वेक। ओके, जॉर्डन वेक ने इनको करा था। और क्यों करा था ये भी बता देता हूं मैं। और ये क्या था ना, ये फेसबुक में काम करते थे उस टाइम। तो ऐसा जॉर्डन वेक नहीं बोल सकते हम ये बोलेंगे कि इट इज डेवलप्ड बाय फेसबुक, क्योंकि ऑथराइज कंपनी जो थी जिनमें ये जॉर्डन वेक काम करते थे वो फेसबुक था। ठीक है। और ये रिएक्ट इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि उस टाइम पे एक फेसबुक वालों को एक फीचर चाहिए था। ठीक है। और वो फीचर ये था कि न्यूज फीड वाला। ठीक है। सो फीचर ये इंप्लीमेंट करना था उनको, न्यूज फीड। तो इस वजह से जॉर्डन वेक को ये काम मिला था कि भाई आप एक ऐसा लाइब्रेरी बनाओ जो कि हमारे एप्लीकेशन को बहुत फास्ट कर दें। ठीक है। तो जॉर्डन वेक ने काम करा था। और कौन सा ईयर था वो टाइम, वो था 2011। ठीक है। वॉज द ईयर। तो 2011 में जॉर्डन वेक ने ये काम करा था, ये रिएक्ट के लाइब्रेरी को इंस्टॉल, मतलब वो काम कर रहे थे इस चीज पर। ठीक है। अब मेन हम एक और चीज देखते हैं कि चलो डिफरेंस देखते हैं पहले कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है।
देखो, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी हम जैसा समझते हैं कि एज अ कलेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम सिंपल टर्म्स में लाइब्रेरी की बात देखें तो जहां पे बहुत सारी किताबें रहती है और हम वहां पे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो मेरा स्पेसिफिक टास्क क्या था वहां पे कि हम पढ़ने जाते हैं, वी गो टू स्टडी, ठीक है। मतलब मेन फोकस हमारा यही रहता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर काम है पढ़ना, और वो लाइब्रेरी में जाके होती है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है ना, सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ फंक्शंस में क्या होती है कि जैसे देखो, लाइब्रेरी में तो हमने देख लिया कि एक स्पेसिफिक टास्क पे काम होता है जो कि कंसर्न अबाउट अ सिंगल थिंग और सिंगल फीचर, इसके बारे में मैं बताऊंगा एग्जांपल देके। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है ना, फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ फंक्शन रहता है दैट परफॉर्म्स मल्टीपल ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले लाइब्रेरी की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें लाइब्रेरी की, तो एक आता है 3.js, ठीक है। और दूसरा हम देखें तो एक आता है इलेक्ट्रॉन.js। अब 3.js और इलेक्ट्रॉन.js ये दोनों ही क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी स्पेसिफिक टर्म में बात करें तो 3JS को हम कहाँ यूज करते हैं, ये काम आता है अपने को 3D वेबसाइट बनाने के काम, ओके। 3D वेबसाइट हम 3JS के हेल्प से बनाते हैं। देर आफ्टर इलेक्ट्रॉन जेएस जो होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेनली इस चीज के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट जो VS कोड हमारा ये है, इसके अगर आप सेटिंग में जाके देखोगे, सेटिंग में जाके अगर हम देखते हैं, लेट्स सर्च अबाउट, अगर कहीं हमें मिले तो आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है VS कोड, ये electron.js में ही लिखा गया है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ओके। आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज। लेट से सर्च करके देख लेते हैं हम। लाइक वी हैव हियर Pinterest, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, लुक यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विच इज यूज टू डिप्लॉय नोड जेएस एप्लीकेशन, तो electron.js में हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लाइब्रेरीज की, ठीक है। और फ्रेमवर्क जैसा कि हमने देखा कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस या मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा ये डिफरेंस था लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में, ठीक है। ये हमारा पार्ट हो गया। अब रिएक्ट जेएस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, मेन चीज बाद में देखें कि रिएक्ट क्यों काम में आता है, क्यों फास्ट है ये, कैसे चीजें वर्क करती हैं, बट हाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन रिएक्ट। मैं यहां से दो तरीके बताऊंगा जो मार्केट में यूज होती है। पहला तरीका npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ओके। और सेकंड वे जो है वो है फ्रॉम स्क्रैच। अब पहले ये दोनों चीज में हम डिफरेंस देखते हैं कि जब हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है और क्या हम अचीव करते हैं इस चीज को करने के बाद, इस कमांड को लिखने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच से जब हम करते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो, ठीक है, तो इसमें
ये होता है ना कि हमें एक वी गेट अ प्रोडक्शन रेडी कोड। अब प्रोडक्शन रेडी कोड का क्या मतलब है कि जो भी चीजें हमें चाहिए, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि हम जब भी एनपीएम बिल्ड करते हैं, अगर आप रिएक्ट पे काम कर चुके हो तो एनपीएम बिल्ड करने के टाइम में क्या होता है ना, हमारे बंडलर्स होते हैं कुछ बंडलर्स जो क्या करते हैं, दैट बंडल्स आवर फाइल्स। जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रहेंगी ना, उनको कंप्रेस कर देते हैं ये बंडलर्स। ठीक है। अब ये बंडलर्स npx क्रिएट रिएक्ट ऐप में ऑलरेडी इंबेडेड आते हैं। जब हम ये कमांड रन करेंगे तो ये जो हमारे पास बंडलर्स हैं वो क्या करेंगे, जितने भी जावास्क्रिप्ट के फाइल यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे हमारे, उन सबको एक जावास्क्रिप्ट फाइल में बंडल कर देगा। अब टॉप बंडलर्स कौन कौन से हैं, अगर हम ये चीज नोटिस करें थोड़ा सा, टॉप बंडलर्स में आपने नाम सुना होगा वेबपैक, बाबल एंड ESLint। ठीक है। ये तीनों जो हैं ये काफी ज्यादा पॉपुलर बंडलर्स में आते हैं, और इनका मेन काम ही होता है कि हमारा जो भी कोड है उसको प्रोडक्शन रेडी बनाने का। ठीक है। तो हम इस वे में पहले देखेंगे, उसके बाद स्क्रैच से देखेंगे कि क्या काम होती है। अब स्क्रैच से कहने का ये मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल डेवलप एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई। ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा। अब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के बाद उसको सेम चीज को हम रिएक्ट में कैसे कर सकते हैं बिना एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप के। ठीक है। और कैसे ये बंडलर काम करते हैं जब हम ये नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये कमांड यूज नहीं कर रहे हैं तो बंडलर्स उस टाइम कैसे बिहेव करते हैं और कहां से आ सकता है। ठीक है। मेन चीज ये है हमारे लिए। अभी सबसे पहले हम फर्स्ट वे देखते हैं जो एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप है। ओके। तो यहाँ पे हाँ कुछ चीजें हम हमारे लिए जरूरी होती है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेसेसरी डिटेल्स रिक्वायर्ड dependencies, or we can say like softwares required, कि क्या हमें जरूरत पड़ने वाली है जब हम इस चीज रिएक्ट पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। ठीक है। एडिटर इन द सेंस हमारे पास VS कोड है। आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और आप यूज कर सकते हो कोड सैंडबॉक्स। तो ये सब एडिटर हैं, आप यूज कर सकते हो। ये वैसे तो ऑनलाइन है कोड सैंडबॉक्स। ठीक है। सेकेंड चीज क्या आती है, आप में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, वो होता है LTS वर्जन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आप एक बार LTS वर्जन को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आगे कुछ चेंजेस भी अगर उनके अपडेट्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा उस चीज में। ओके। तो LTS मेक श्योर टू लाइक इंस्टॉल अराउंड 20.0.4 के राउंड होता है कुछ। ठीक है। वो देख लेना आप लोग कौन सा वर्जन अभी है, उस हिसाब से नोड का LTS वर्जन डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अब नोड जीएस क्या है, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नोड जीएस एक मेनली हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसका मतलब ये होता है ना कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप उसके बिना रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट में टोटल कोड जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है। ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, उस कोड को रन करना है। रन कहाँ करना है, ब्राउजर पे। और ब्राउजर की यही रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। ब्राउजर ऐसे रन नहीं करता। ठीक है। उसको नोड जीएस के साथ उसको कंपेटेबल होना पड़ता है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई नोड जीएस तुम्हारा लोकली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ही काम करेंगे हम। ठीक है। अब इससे पहले कि हम अपना रिएक्ट ऐप स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ एक्सटेंशन है जो मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी। लाइक गिटहब को पायलट आप कर सकते हो, और क्योंकि ये आपको सजेशंस प्रोवाइड करेंगे।
सजेशंस इन द सेंस कि आप जब भी कोड लिखोगे, अगर आप इन केस कहीं पे अटक जाते हो तो यहाँ पे वो हेल्प करेगा। ठीक है, टेलविन सीएसएस अपन आगे यूज करेंगे तो उस पे कर सकते हो एक्सटेंशंस। इसके बाद ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, ये काम दे सकता है आप लोगों को। लेट मी शो यू द थिंग। ये काम इसलिए दे सकता है क्योंकि अपन जब एपीआई वगैरह कॉल करेंगे ना, तो ब्रैकेट्स का वहां पे बहुत ज्यादा खेल है और कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे डेवलपर, मैं भी हो जाता हूँ, क्योंकि ब्रैकेट्स हमें समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है। तो ये चीज सही रहेगा अपने लिए। थीम्स के लिए आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद हाँ, रिएक्ट का ये दोनों जो है, ये दोनों एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी है। TS7 रिएक्ट, ये मेनली क्या है ना, कोड स्निपेट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको बॉयलर प्लेट दे देंगे, जैसे RF रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट जब हम लिखेंगे RFC, तो वो इसी स्निपेट के द्वारा आता है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल अगर हम स्किप करना चाहे कि हम स्टार्टिंग से नहीं लिखना है मुझे, और हमें एक स्निपेट मिल जाए कि हाँ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो, ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL जो भी है। एंड सेकेंड, ES7 एक और है। ठीक है, और ये रिएक्ट नेटिव के साथ काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब के साथ मोबाइल फोन पे भी काम करना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव वाला इंस्टॉल कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ दो तीन बहुत ही यूजफुल है, गिटहब कोपायलट चैट। ठीक है, चैट का मेनली ये फीचर है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे हमारे पास एक आइकन शो कर रहा होगा, जहां पे हम चैट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ गिटहब कोपायलट चैट यूज करके हम अपना डाउट पूछ सकते हैं कि ओके आई एम गेटिंग दिस एरर, तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। उसके हिसाब से अपना कोड ठीक कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया गिटहब कोपायलट चैट। गिटहब थीम, अब ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि थीम का बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, और हम जब भी कोड करते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़ा रीडेबल हो, रीडेबल फॉर्मेट में अपना कोड हो। तो अभी तो शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, जब अपन कोड करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से ये शो करेगा। अब एक चीज और है, अब बहुत जगह पे हमें रिक्वायरमेंट ये रहती है कि बोला जाता है कि आप HTML कोड को JSX में कन्वर्ट करो। हम JSX के बारे में भी बात करेंगे। रिएक्ट जेएस में क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं वो JSX के फॉर्म में होता है, जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इस एक्सटेंशन को अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और सपोज मेरे पास कोई HTML का पहला फाइल है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने बता भी रखा है वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू, और मैं बता दूंगा एक बार। इसके थ्रू आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जांपल सपोज कि ये मेरा HTML कोड है और इसको मुझे JSX में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, नीचे आओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कन्वर्ट HTML टू JSX। ठीक है, आप जैसे ही इसको करोगे कन्वर्ट HTML टू JSX, ये आपको पूरा ये जो भी कोड आप सेलेक्ट किए हो ये कन्वर्ट कर देगा उस चीज में। तो ये बेस्ट चीज है, आप कर लेना। जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट्स आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मतलब कोई नेसेसरी चीज है नहीं है। और लाइव सर्वर आपके पास होना चाहिए अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हो, क्योंकि देखो रिएक्ट में तो इनका अपना सर्वर मिलता है, जो भी पोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं 3000 के एवब। ठीक है, 3000 के एवब जो भी पोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में अगर काम कर रहे हैं, रिएक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को क्या है ना, इंडेक्स फाइल चलानी पड़ती है। तो उस इंडेक्स फाइल को हम फाइल में ना जाके, अगर फॉर एग्जांपल हमें फाइल में जाके चलानी है, तो अगर हम वो चीज नहीं चाहते हैं तो आप लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करो एक्सटेंशन, और यहाँ पे आप गो लाइव पे बस क्लिक कर देना। जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे ये आपको वो पेज खोल के दे देगा जो आप कोड कर रहे हो जहां पे। ठीक है, तो ये काम है लाइव सर्वर का अपना। और हाँ, ये वन मोनोकाई थीम बहुत ही पॉपुलर थीम है, तो हो सके तो ये इंस्टॉल कर लेना, और काफी ये जगह हेल्प करने वाली है अपने को। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जब भी इंपोर्ट करेंगे, हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो उसका स्निपेट्स अलग होता है। या फिर यहाँ देख लो, जैसे कुछ भी फंक्शंस डिफाइन करा तो उसका अलग। तो हमने ये वन मोनोकाई थीम वाला देख लिया, आप इंस्टॉल कर लेना इस चीज को। पोस्टमैन, पोस्टमैन हम तब यूज करेंगे जब अपन नोड जेएस पे काम करेंगे, नोड या एक्सप्रेस पे।
ठीक है। पोस्टमैन क्या होता है ना कि ये एक वैलिडेशन के काम आता है। फॉर एग्जांपल जो भी हम एपीआई लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम एपीआई लिखेंगे उसको वैलिडेट करवाएगा कि हाँ हमारा एपीआई जो है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मैं करके दिखाऊंगा बाद में कभी। प्रिटियर, ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन बहुत काम के हैं तो आप इंस्टॉल कर लेना। प्रिटियर क्या करता है ना, प्रिटियर फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज करा, मैंने ये जो भी लिखा है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ आपको कहीं पे प्रिटियर दिख सकता है, बट लाइक एक फॉर्मेट करके कुछ होगा, ठीक है, फॉर्मेट करके ऐसा देख लेंगे हम बाद में। कंट्रोल शिफ्ट और फॉर्मेट का ऑप्शन, लेट्स सी, इसी में देख लेते हैं कहाँ पे कैसे इन्होंने कर रखा है। ओके, तो इनका कुछ अभी डॉक्यूमेंटेशन सही से दिख नहीं रहा, तो लेट्स स्किप दिस पार्ट। इनका यह है कि आप, एक कमांड था शायद मुझे याद नहीं आ रहा, वो अगर आप क्लिक करोगे तो ये शो तो करेगा, फॉर्मेट का आता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये प्रिटियर काफी ज्यादा हमारे लिए यूजफुल रहेगा। वीएस कोड आइकन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास वीएस कोड आइकन्स की है, क्योंकि जब भी हम फोल्डर्स बनाएंगे या फाइल्स बनाएंगे तो उसका एक, अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा इंटरेक्टिव दिखे, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन काफी यूजफुल रहने वाला है अपने लिए। वीएस कोड आइकन्स ये काफी ज्यादा डिटेल में प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप देखो उनका डॉक्यूमेंटेशन तो काफी सही रहेगा। देखो ये सब, तो ये चीजें काफी सही है, ठीक है। और बाकी चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं है, तो इतनी चीजें आप एक्सटेंशन में डाउनलोड कर लेना। डन। तो इतनी चीजें हमने देख ली कि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट का हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पहला फेज पे। पहला फेज कौन सा था हमारा, कि हमें इस कमांड के थ्रू रिएक्ट जेएस इंस्टॉल करना है। ओके, तो विल बी डूइंग दैट थिंग ओनली। आते हैं इधर, सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास कौन सा नोड का वर्जन है। ओके, 20.14.0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ही करते हैं, ठीक है। अब इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट वे, पहला तरीका देख लेते हैं कौन सा। अब ये क्या करेगा ना, जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, यहाँ आप देखो, इंस्टॉलिंग रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एंड क्रैक टेम्पलेट। जब भी आप डाउन मतलब ये कमांड चलाते हो ना, तो ये चार चीजें, चार और भी चीजें हैं, वेब पैक वगैरह जो हमने बात करी है, सारी चीजें ये बंडल करके देगा अपने को। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट भी इंस्टॉल कर रहा है ये, इनडायरेक्टली रिएक्ट डॉम भी कर रहा है। रिएक्ट डॉम से क्या मतलब होता है, अभी ओवरव्यू ले लेते हैं बस। रिएक्ट डॉम का ये मतलब है कि डॉम मैनिपुलेशन, इतना समझ लो आप, ठीक है। रिएक्ट जो होता है, सिर्फ रिएक्ट मतलब वो अपना कोड सिर्फ रखेगा डेवलपमेंट के लिए। और रिएक्ट डॉम, कोई भी चेंजेस हमें डॉम पे करना है, ब्राउजर पे करना है, तो उसके लिए हमें रिएक्ट डॉम की जरूरत पड़ती है। रिएक्ट स्क्रिप्ट क्यों यूज होता है, स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, जहां से हम देख के कुछ बोलते हैं, जहां पे हमें एक थोड़ा सा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मैं दिखाऊंगा पैकेज और जेसन में स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज आता है। बाकी अभी के लिए अगर बताऊं तो रिएक्ट स्क्रिप्ट का मेन काम होता है हमारे, बहुत सारे कमांड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपना ऐप रन कर सकते हैं, और काफी फीचर्स हैं इससे। और क्रा टेम्पलेट्स एक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है रिएक्ट में, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे हो गया है इंस्टॉल।
तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ पे ये वाला मैसेज शो कर रहा होगा। अब आपको क्या लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा इंस्टॉल नहीं करा है जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली एनपीएम का आता है, जो हमारे पास एक नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, एनपीएम के बारे में हम बात करेंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एरर क्यों आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एरर बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि एनपीएम की वजह से आता है, तो आप ये करना, आप सबसे पहले अपने सी ड्राइव में चले जाना। सी ड्राइव में आपको क्या खोजना है, यूजर्स। ठीक है, सी ड्राइव में आपने यूजर्स में गया, और यहाँ पे आपने जिस नाम से सेव होगा अपना मतलब डेस्कटॉप, उस नाम को खोजना है। जैसे मेरा आदित्य है, तो वी आर गेट इनटू दिस। अब यहाँ पे आपको ऐप डेटा खोजना है। आप ऐसे खोजोगे तो नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, शो पे जाना है, हिडन आइटम्स, यहाँ पे चेक होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे चेक होना चाहिए, तभी ऐप डेटा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐप डेटा अगर हम खोजे तो यहाँ हमारे पास ऐप डेटा यहाँ पे है, जो कि हिडन है। आप देख सकते हो ये फोल्डर हिडन है। इसको हमने खोला। अब आपको जाना है रोमिंग में। रोमिंग में गए। अब आपको एक चीज यहाँ पे करनी है कि आपको एनपीएम देखना है। अगर आपका यहाँ पे एनपीएम का कोई फोल्डर है तो सही है, तो चल जाएगा आपका। अगर यहाँ पे एनपीएम का कोई फोल्डर नहीं है तो आप बेसिकली ये करना, इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है रिएक्ट का, इसलिए ये शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं करे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाओगे एनपीएम नाम से, और किसी नेम से नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ एनपीएम नाम से बनाना है। ठीक है, और आपका चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लेट्स से ये हमारे पास एनपीएम का है तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में पाथ ऐड नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ पे जाके रोमिंग में एनपीएम का एक डायरेक्टरी बनाना है, उससे काम हो जाएगा अपना। आप ये करके देखो। ठीक है, तो ये पाथ आप देख लेना एक बार दिस पीसी में जाके, ड्राइव सी ड्राइव पे जाके यूजर्स में जाके जिस नाम से होगा वो ऐप डेटा एंड देन रोमिंग, वहां पे फोल्डर बनाना है अपने। इस चीज से क्या होगा कि हमारा ये जो एरर आ रहा था ये वाला, वो नहीं आएगा। ठीक है, आप ये ट्राई करो, फिर आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास एक एरर आ रहा था काफी लोगों के डेस्कटॉप में। तो ये चीज हमने सॉल्व कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा था, एरर काउंट थर्ड। ठीक है, अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फोल्डर बन गया है। फर्स्ट वे के नाम से मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया है। सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेक करें, क्या हम अपने ये वाले डायरेक्टरी में हैं जिस नेम से बनाया था, नहीं। तो हम उस डायरेक्टरी में मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट वे से था सीडी फर्स्ट वे, तो यहाँ हम डायरेक्टरी में एंटर कर चुके हैं। अब बेसिकली आप लोग काफी चीजें यहाँ देख सकते हो। अब मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डिटेल में दूसरे वे से जाना है। जब अपन स्क्रैच से सारा कुछ देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि क्या काम आता है उसका। अभी बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला चीज हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, चलो नोड मॉड्यूल्स की बात करते हैं। थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे देते हैं बस। नोड मॉड्यूल्स, अब देखो, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है ना, कि एक कलेक्शन किसी भी चीज का मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूलर फॉर्म में। ठीक है, अब आपको याद है मैंने एक बंडलर की बात की थी, बाबेल की। यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज रहेंगी, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, वो यहाँ पे शोकेस करेंगे। मतलब कि जो मैंने कमांड लिखा है npx create reactor, अब रिएक्ट जिस चीज पे डिपेंड करेगा ना, जिस लाइब्रेरी पे डिपेंड करेगा, उसको यहाँ पे वो बुला लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी अपने दोस्त को शादी में इनवाइट किया। ठीक है, शादी में इनवाइट किया, अब वो दोस्त बोल रहा है कि भाई मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा तभी मैं आ पाऊंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है भाई तू आ जा, अपने दोस्त को लेके आ जा। तो उसके लिए डिपेंडेंसी क्या हो गया, अब उसका दोस्त, जब तक उसका दोस्त नहीं आएगा तो वो शादी में नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट के लिए ये सारे डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, ये सारे डिपेंडेंसीज हैं।
रिएक्ट के लिए ये चीज हमें पता लग गई। और जब इंटरनल में जाएंगे हम तो ये भी देखेंगे कि इस डिपेंडेंसीज के अंदर भी उनकी खुद की डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ नीड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नीड है पानी पीना। ठीक है, तो उसके अंदर भी मेरी कुछ और डिपेंडेंसी हो सकती है कि हाँ मुझे साफ पानी पीना, गंदा पानी पीना है। तो वो चीज आती है यहाँ पर। तो इन नोड मॉड्यूल्स का बेसिकली रूल ये है कि सारा जो भी डिपेंडेंसीज होंगी जिस पे रिएक्ट डिपेंड करेगा वो सारा यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। ठीक है, ये देख लिया हमने, नोड मॉड्यूल्स हो गए। सेकेंड चीज है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक फोल्डर की। ठीक है, पब्लिक फोल्डर में क्या होता है ना कि पहले हम क्या करते थे, जो भी इंडेक्स एचटीएमएल लिखते थे या फिर सीएसएस की पार्ट लिखते थे स्टाइलिंग का, तो वो सारा पब्लिक में आता था। ठीक है, अब क्या है ना, अब मुझे एक एसआरसी मिला है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके अंदर पब्लिक के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूड होती है, बेसिक चीजें वो हम देखेंगे। सबसे पहला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम देख सकते हैं। जो भी रिएक्ट का पार्ट रहेगा, जो भी रिएक्ट का कोड रहेगा, क्योंकि हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारा चीज जो रहेगा वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे वो लिस्टेड आउट रहता है। पहले हम कमेंट्स को यहाँ हटा लेते हैं। कमेंट्स हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये हमारा अननेसेसरी लाइक लेंदी चीज क्रिएट करता है। ये एक सही वे नहीं है कमेंट इंक्लूड करना वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है ना, ये तो अपने को पता है कि ये HTML का बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, सारी चीजें हम वापस देखेंगे जब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट का जितने भी अपन कोड लिखेंगे वो बस एक जगह आने वाला है। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं रूट दिख रहा है? ये बस ये आईडी रूट में पूरा अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा रिएक्ट अपने को कहीं जरूरत नहीं है। मतलब जो भी हम कोड करेंगे, जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, वो सारा रूट में ही रेंडर होगा। रूट से ही रेंडर होगा। कहाँ पे होगा रेंडर? डॉम पे। डॉम मतलब ब्राउजर। ठीक है, तो अपने को बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे रिएक्ट में वो इस आईडी रूट से रेंडर होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल इसको ग्रैंड पेरेंट मान लेते हैं और इसके अंदर सारा चिल्ड्रन, जो भी रिएक्ट का कोड रहेगा वो चिल्ड्रन के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। डन। तो ये HTML का पूरा फॉर्मेट है, ये अपन देखेंगे बाद में। फेविकॉन डॉट आइको। फेविकॉन डॉट आइको क्या है ना, ये बेसिक हमारा लाइक जो भी वेबसाइट होती है उसकी जो आइकन रहती है, ठीक है, जो भी आइकन रहती है वो ये रहती है फेविकॉन आइको। अब यहाँ पे रिएक्ट दिखा रहा है, अब आपको मैं पहले चला के दिखाऊं फिर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से एनपीएम स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा एनपीएम स्टार्ट करने पे क्या हो रहा है और कैसे चीजें काम कर रही है, बट करके दिखाता हूं मैं पहले। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेबसाइट है वो चलता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे चल गया। अब हम जो फेविकॉन डॉट आइको की बात कर रहे थे वो ये है। ये आइकन जो आपको दिख रही है यही फेविकॉन डॉट आइको है। अब ये आइको क्या है? ये एक एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीएनजी है, जेपीजी है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक। ठीक है ग्रुप। तो ये सब आइको हम बेसिकली ये इसलिए यूज करते हैं, वो क्या होता है ना कि मिक्सचर होता है जीआईएफ से रिलेटेड टाइप का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हटाना है, ये अपने वेबसाइट का लोगो हटाना है, तो वो आइको को रिमूव करना पड़ेगा। लेट्स से हम कोई और इमेज लेते हैं। कोई और इमेज हम ले लेते हैं, लेट्स से ये हमारा लोगो है। ओके, डाउनलोड कर लेते हैं फाइल नेम, लोगो रख लेते हैं। ओके, तो ओके AVIF फॉर्मेट में है लेकिन अपने को पीएनजी में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी इमेज, हाँ ये जेपीजी में हुआ है। अब क्या करते हैं हम, तो हमने ये देखा कि
तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास एक एरर आ रहा था काफी लोगों के डेस्कटॉप में। तो ये चीज हमने सॉल्व कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा था, एरर काउंट थर्ड। ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक फोल्डर बन गया है। फर्स्ट वे के नाम से मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया है। सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेक करें, क्या हम अपने ये वाले डायरेक्टरी में हैं जिस नेम से बनाया था? नहीं। तो हम उस डायरेक्टरी में मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट वे से था सीडी फर्स्ट वे, तो यहाँ हम डायरेक्टरी में एंटर कर चुके हैं। अब बेसिकली आप लोग काफी चीजें यहाँ देख सकते हो। अब मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डिटेल में दूसरे वे से जाना है। जब अपन स्क्रैच से सारा कुछ देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे कि क्या काम आता है उसका। अभी बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला चीज हमारे पास है नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। चलो नोड मॉड्यूल्स की बात करते हैं। थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे देते हैं बस। नोड मॉड्यूल्स। अब देखो, नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है ना कि एक कलेक्शन किसी भी चीज का मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूलर फॉर्म में। ठीक है। अब आपको याद है मैंने एक बंडलर की बात की थी, बाबेल की। यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज रहेंगी, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, वो यहाँ पे शोकेस करेंगे। मतलब कि जो मैंने कमांड लिखा है npx create reactor, अब रिएक्ट जिस चीज पे डिपेंड करेगा ना, जिस लाइब्रेरी पे डिपेंड करेगा, उसको यहाँ पे वो बुला लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी अपने दोस्त को शादी में इनवाइट किया। ठीक है। शादी में इनवाइट किया, अब वो दोस्त बोल रहा है कि भाई मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अपने दोस्त को बुलाऊंगा तभी मैं आ पाऊंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है भाई तू आ जा, अपने दोस्त को लेके आ जा। तो उसके लिए डिपेंडेंसी क्या हो गया? अब उसका दोस्त, जब तक उसका दोस्त नहीं आएगा तो वो शादी में नहीं आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट के लिए ये सारे डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है। ये सारे डिपेंडेंसीज हैं रिएक्ट के लिए। ये चीज हमें पता लग गई। और जब इंटरनल में जाएंगे हम तो ये भी देखेंगे कि इस डिपेंडेंसीज के अंदर भी उनकी खुद की डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ नीड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नीड है पानी पीना। ठीक है। तो उसके अंदर भी मेरी कुछ और डिपेंडेंसी हो सकती है कि हाँ मुझे साफ पानी पीना, गंदा पानी पीना है। तो वो चीज आती है यहाँ पर। तो इन नोड मॉड्यूल्स का बेसिकली रोल ये है कि सारा जो भी डिपेंडेंसीज होंगी जिस पे रिएक्ट डिपेंड करेगा, वो सारा यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। ठीक है। ये देख लिया हमने, नोड मॉड्यूल्स हो गए। सेकेंड चीज है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक फोल्डर की। ठीक है। पब्लिक फोल्डर में क्या होता है ना कि पहले हम क्या करते थे, जो भी इंडेक्स एचटीएमएल लिखते थे या फिर सीएसएस की पार्ट लिखते थे स्टाइलिंग का, तो वो सारा पब्लिक में आता था। ठीक है। अब क्या है ना, अब मुझे एक एसआरसी मिला है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इसके अंदर पब्लिक की में जितनी भी चीजें इंक्लूड होती है, बेसिक चीजें, वो हम देखेंगे। सबसे पहला इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम देख सकते हैं। जो भी रिएक्ट का पार्ट रहेगा, जो भी रिएक्ट का कोड रहेगा, क्योंकि हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारा चीज जो रहेगा वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे वो लिस्टेड आउट रहता है। पहले हम कमेंट्स को यहाँ हटा लेते हैं। कमेंट्स हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये हमारा अननेसेसरी लाइक लेंदी चीज क्रिएट करता है। ये एक सही वे नहीं है कमेंट इंक्लूड करना वैसे तो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है ना, ये तो अपने को पता है कि ये HTML का बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है। सारी चीजें हम वापस देखेंगे जब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट का जितने भी अपन कोड लिखेंगे वो बस एक जगह आने वाला है। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं रूट दिख रहा है? ये बस ये आईडी रूट में पूरा अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है। इसके अलावा रिएक्ट अपने को कहीं जरूरत नहीं है। मतलब जो भी हम कोड करेंगे, जो भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बनाएंगे, फाइल्स बनाएंगे, वो सारा रूट में ही रेंडर होगा। रूट से ही रेंडर होगा। कहाँ पे होगा रेंडर? डॉम पे। डॉम मतलब ब्राउजर। ठीक है। तो अपने को बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे रिएक्ट में, वो इस आईडी रूट से रेंडर होगा।
मतलब कि फॉर एग्जांपल इसको ग्रैंड पेरेंट मान लेते हैं और इसके अंदर सारा चिल्ड्रन जो भी रिएक्ट का कोड रहेगा वो चिल्ड्रन के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। डन। तो ये HTML का पूरा फॉर्मेट है, ये अपन देखेंगे बाद में। फेविकॉन डॉट आइको, फेविकॉन डॉट आइको क्या है ना, ये बेसिक हमारा लाइक जो भी वेबसाइट होती है उसकी जो आइकन रहती है, ठीक है, जो भी आइकन रहती है वो ये रहती है फेविकॉन आइको। अब यहाँ पे रिएक्ट दिखा रहा है, अब आपको मैं पहले चला के दिखाऊं फिर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से एनपीएम स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगा एनपीएम स्टार्ट करने पे क्या हो रहा है और कैसे चीजें काम कर रही है, बट करके दिखाता हूँ मैं पहले। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेबसाइट है वो चलता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे चल गया। अब हम जो फेविकॉन डॉट आइको की बात कर रहे थे वो ये है, ये आइकन जो आपको दिख रही है यही फेविकॉन डॉट आइको है। अब ये आइको क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल लाइक पीएनजी है, जेपीजी है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ग्रुप। तो ये सब आइको हम बेसिकली ये इसलिए यूज करते हैं, वो क्या होता है ना कि मिक्सचर होता है जीआईएफ से रिलेटेड टाइप का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये हटाना है, ये अपने वेबसाइट का लोगो हटाना है, तो वो आइको को रिमूव करना पड़ेगा। लेट्स से हम कोई और इमेज लेते हैं, कोई और इमेज हम ले लेते हैं, लेट्स से ये हमारा लोगो है, ओके। डाउनलोड कर लेते हैं फाइल नेम, लोगो रख लेते हैं, ओके। तो ओके, AVIF फॉर्मेट में है लेकिन अपने को पीएनजी में चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी इमेज, हाँ ये जेपीजी में हुआ है। अब क्या करते हैं हम, तो हमने ये देखा कि तो हम ये बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया और कंपनी चाहती है मैं रेगुलर अपडेट्स लाऊं अपने जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, वो कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल रखूंगा। अब यहाँ पे वर्जन कंट्रोलिंग टूल का ये मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ पे हम टाइमली रिलीज निकाल सके अपने प्रोजेक्ट का, टाइम टू टाइम फीचर निकाल सके, ताकि कस्टमर को पता लगते रहे कि हाँ ये कंपनी काम कर रही है अच्छे से, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमारे पास एक गिट होती है, ठीक है। गिट और गिटहब ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको इंटरमिक्स कभी मत करना फ्यूचर में। गिट और गिटहब अलग अलग चीजें हैं। गिट टोटली कमांड पे काम करता है और गिटहब हमारा एक यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब हम अपना ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑलरेडी बिल्डेड एप्लीकेशन है कि हमने सारा कुछ बना लिया है, अब इसको डिप्लॉय करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम इसको गिटहब पे डालेंगे, जहां पे लोगों को दिखे कि हाँ इसने ये प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है। भले प्राइवेट हो या पब्लिक हो उससे अपने को मतलब नहीं है, वो फीचर वहां का है, ठीक है, अगर आपने काम कर रखा होगा तो। अभी मेन ये चीज है कि जब हम इस फाइल को या फिर जब इस प्रोजेक्ट को हम गिटहब पे डालेंगे तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम इग्नोर करेंगे डालने से। तो जो चीज हम इग्नोर करेंगे, जो फाइल हम इग्नोर करेंगे कि हाँ हमें ये फाइल नहीं डालनी चाहिए, तो उस चीजों को हम गिट इग्नोर डॉट गिट इग्नोर में हम इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने नोड मॉड्यूल्स देखा था, नोड मॉड्यूल्स क्या थी, इसमें सारी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज थी जिसपे रिएक्ट डिपेंडेंट है। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे काफी सारी डिपेंडेंसीज हैं, आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी सारी लाइब्रेरीज या फिर डिपेंडेंसीज को मैं क्यों डालूंगा भाई गिटहब पे, समझ रहे हो। तो ये कोई सेंस नहीं बनता नोड मॉड्यूल्स को डालने का। तो इसलिए नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पे ये बैकस्लैश लगा के नोड मॉड्यूल्स आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, और बाकी से अपने को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप हटा भी सकते हो। और यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे
ये आप हटा दो। यहाँ पे काफी डेवलपर क्या करते हैं ना, वो पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन को भी इंक्लूड कर देते हैं। डॉट स्लैश लगा के पैकेज लॉग डॉट जेसन इंक्लूड करेंगे और पैकेज करेंगे पैकेज डॉट जेसन। लेकिन ये नहीं करा जाता, इसका रीजन मैं बहुत ही जल्दी दूंगा, अभी 2 मिनट के अंदर दूंगा, क्योंकि अपने को वापस इस चीज पे आनी है। तो ये चीज को इंक्लूड नहीं करना, ये चीज को अपने को रखना है यहाँ। उसका रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल इतना जान लो कि नोड मॉड्यूल्स नहीं जाता है गिटहब पे। ओके, तो गिट इग्नोर का मेनली ये काम होता है कि अगर हम कोई चीज चाहते हैं कि गिट पे ना जाए, गिटहब पे ना जाए, उसके लिए हम ये फाइल यूज करते हैं, ये ठीक है। अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि डिफरेंस क्या है पैकेज लॉक और पैकेज जेसन में, पहले देखते हैं भाई, उसके बाद डिफरेंस का देखेंगे। पैकेज डॉट जेसन पे आ गए हम, ठीक है। अब याद है हमने एक चीज करी थी, अगर नहीं करी थी तो याद रखना एक चीज, npm इंस्टॉल करा होगा हमने कहीं, ठीक है। npm इंस्टॉल जब हमने करा, यहाँ पे लेट से ले ही लो, कहाँ पे हैं हम अभी, अभी हमें पैकेज डॉट जेसन पे, इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, ऑल डिटेल्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट, जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो आएंगी कहाँ पे, पैकेज डॉट जेसन में। अब देखो हमने नाम क्या रखा था अपना प्रोजेक्ट का, फर्स्ट वे, यहाँ आ गई वर्जन 0.1.0। इन फ्यूचर हम अगर वर्जन चेंज करें, कुछ अपडेट लाए, तो वर्जन चेंज कर देंगे यहाँ से। डिपेंडेंसीज में देखो, अब मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास कमांड थे npx create react app, मैंने उसी टाइम दिखाया था कि भाई ये देखो रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा है, और एक टेम्पलेट था जिसको हम बोलते हैं क्रा टेम्पलेट, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज अपने साथ लाया था वो कमांड, ये डिटेलिंग हो गई। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट कहां से आ रहा है, ये स्क्रिप्ट इस स्क्रिप्ट से आ रहा है, कहा गया, रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट से आ रही है। हम जब लिखते हैं एनपीएम, अब एक और क्वेश्चन ये है कि हम एनपीएम जब स्टार्ट लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। एनपीएम स्टार्ट जब हम लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं किसको, रिएक्ट को, कि भाई ये स्टार्ट वाला कमांड चलाओ। स्टार्ट वाला जब कमांड चलेगा तो ये रिएक्ट स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेगा। इसका ये मतलब है कि जो app.js हमने देखा था यहाँ पे, उसको ये इनिशियलाइज कर देगा और ब्राउजर पे रेंडर करवा देगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे टेस्ट का भी, टेस्ट का फाइल देखा था हमने, 2 फाइल जो हटाए थे, तो अभी टेस्ट का काम नहीं है, टेस्ट हटा दो। बिल्ड, देखो अब बिल्ड कमांड कब यूज होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हमें प्रोडक्शन रेडी उसको बनाना है, तो वहां पे एक होता है npm रन बिल्ड, या डायरेक्ट हम npm बिल्ड भी बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन रेडी जब बनाना रहता है तो हम बिल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इजेक्ट का मतलब अभी समझना कोई जरूरी नहीं, तो ये हो गया। अब याद है मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था ESLint का, ESLint का बताएंगे आगे क्या यूज होता है, अभी के लिए जरूरी नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके डीप में मैं जाऊंगा नेक्स्ट वे के थ्रू। अभी हम कौन सा वे चूज कर रहे हैं, फर्स्ट वे। फर्स्ट वे में क्या, डायरेक्ट कमांड उठाओ, npx create react app डालो। अब देखो यहाँ पे ब्राउजर्स लिस्ट मतलब क्या होता है, अब आप सब यहाँ रिलेट कर पा रहे होगे कि ब्राउजर लिस्ट मतलब ब्राउजर है और उसका लिस्ट, या फिर ब्राउजर लिस्ट। इसका ये मतलब है, आपने यूज करा होगा क्रोम, आपने यूज करा होगा ओपेरा, लाइक माई इंटरनेट या इंटरनेट जो भी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये सारी ब्राउजर की लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ क्रोम पे चले, या मैं चाहता हूं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपेरा पे चले, और यही नहीं, हम चाहते हैं क्रोम के लास्ट 2 वर्जन पे चले, या लास्ट 4 वर्जन पे चले, या ओपेरा के कोई पुराने वर्जन पे चले। अब आप देखते हो जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है वो हर एक तरह के ब्राउजर कंपेटेबिलिटी को फॉलो करता है, हर एक ब्राउजर पे चल जाएगा, भले सफारी पे चलाओ आप, या किसी भी ब्राउजर पे चलाओ वो चल जाएगा।
लेकिन आजकल जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि भाई क्रोम के V8 इंजन के हिसाब से ही बन रहा है। उसमें क्या होगा कि ठीक है भाई, क्रोम के लास्ट 2 वर्जन पे चला, ठीक है। अब ब्राउजर लिस्ट अगर देखना है आपको, मैं एक तगड़ा चीज दिखाता हूँ आपको, अगर ये आपको देखना है तो ब्राउजर लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, देखो, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो भी है लास्ट 2 वर्जन यहाँ हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, लास्ट 1 वर्जन कुछ भी लिखो। देखो, अब मैंने लास्ट 2 वर्जन लिखा, अब मैंने ब्राउजर नहीं लिखा कि क्रोम पे चलना चाहिए, ओपेरा पे चलना चाहिए। तो ये हर एक ब्राउजर को ले लेगा, एज को भी लेगा, क्रोम को भी लेगा, फायरफॉक्स, iOS जो भी है, सफारी, ओपेरा, तो ये सबको इंक्लूड कर रहा है और 84% ऑफ द मार्केट कवर कर रहा है। मतलब समझे आप? कहने का ये मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किन किन ब्राउजर्स पे चलेगा। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि हाँ मुझे इस ब्राउजर पे ही चलाना है? तो लास्ट 2 वर्जन लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ क्रोम पे चलें, तो यहाँ पे लास्ट 2 वर्जन ऑफ क्रोम लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट वर्जन क्रोम, लाइक से। ये शायद मैंने लॉगिन वगैरह कर रखा हो इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है ये चीज। एक बार लिंक हटा के देखते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि किन किन ब्राउजर्स पे मुझे चलाना है। और ये सारी चीजें कहाँ इंक्लूड होंगी हमारी? ये ब्राउजर लिस्ट में। अब आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, ग्रेटर देन 0.2%, मतलब परसेंटेज डिफाइंड हो रहा है, ये प्रोडक्शन के हिसाब से है। यहाँ पे आप देख रहे हो ओपी मिनी लिखा हुआ है, इसका मतलब ओपेरा मिनी, ठीक है। नॉट डेड, जो ब्राउजर्स नॉट डेड हैं उसके हिसाब से डिफाइन करो। तो मेन यही चीज है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि किस ब्राउजर के लिए हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसी ब्राउजर पे लोगों को शो हो, ठीक है। इस चीज में भी मैं डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और डेवलपमेंट, हाँ यही चीज देखो, ऊपर जो अपन ब्राउजर लिस्ट में क्या करते हैं ना, रूल डिफाइन करते हैं, और डेवलपमेंट में लास्ट 1 क्रोम वर्जन, ये देख पा रहे हो। अब आप रिलेट करो कि हाँ, जब ये ब्राउजर था लास्ट 1 क्रोम वर्जन या लास्ट 1 फायरफॉक्स वर्जन पे ही चलाना है, ठीक है। ये ज्यादा वैसे कवर करेगा नहीं, बट अपने को मतलब नहीं है। बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि ब्राउजर लिस्ट में क्या आने वाला है। ऐसी ब्राउजर की लिस्ट आएंगे जिन पे हम अपना प्रोजेक्ट लोगों को दिखा सके, भले लास्ट 5 वर्जन पे हो, लास्ट 6 वर्जन पे हो, ठीक है। इसकी एक वो भी आती है कि लाइक हर एक ब्राउजर पे शो हो, वो भी मैं बताऊंगा उसका क्या शॉर्टकट है, ठीक है। अपन ने देखा पैकेज जेसन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्या चीज छोड़ा हमने। बहुत तगड़ी चीज है, बहुत डीप नॉलेज है यहाँ। हमने ये छोड़ा, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि आपने बोला, आपने सोच रहे हो कि ये सारा कुछ तो कवर कर लिया, नहीं। इसके बारे में बताया क्या मैंने? इसका काम, ये जो अप एरो है इसका काम क्या है, पता है क्या? तो ये अप एरो जो है ना, इसका मैं यूज बताता हूँ। ये इसको हम बोलते हैं कैरेट, याद रखना, कैरेट, CARET। इसका ये मतलब होता है कि अगर हमारे कोड में कोई भी तरह का अपडेट हो, माइनर अपडेट, माइनर अपडेट का क्या मतलब, यहाँ पे 18.3.1 है या फिर 2 हो गया, तो ये माइनर अपडेट है, ठीक है। ठीक है, तो जब भी कोई माइनर अपडेट होगा हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो ये कैरेट जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई हम ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट कर देंगे अपडेट, तुम बेफिक्र होके अपना काम करो, ठीक है। तो ये कैरेट क्या कर रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ भाई मैं अपडेट ऑटोमेटिक कर दूंगा, लेकिन अपडेट कैसा? माइनर अपडेट। मेजर अपडेट के लिए ये नहीं है।
अब मेजर अपडेट के लिए मैं क्या करूंगा, मेजर अपडेट के लिए क्या कैरेट ही यूज होगा? नहीं, मेजर अपडेट के लिए हम यूज करते हैं टिल्डे। समझा? समझ में आया क्या? तो कैरेट क्या होता है, माइनर अपडेट के लिए होता है, और टिल्डे जो होता है वो मेजर अपडेट के लिए होता है। मेजर अपडेट फॉर एग्जांपल 18 है, कल 19 आ गया, परसों 20 आ गया, तो टिल्डे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं मेजर अपडेट पे फोकस रहूंगा। ठीक है, मेरा यही काम है, इसके अलावा मुझे मतलब नहीं किसी भी चीजों से। ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई हैं, कैरेट और टिल्डे। कैरेट छोटा भाई, टिल्डे बड़ा भाई। ठीक है, अपने को भी कुछ नहीं करना। बैक करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, याद रखना आप, क्योंकि इंटरव्यू में काफी बार पूछ लेता है कैरेट और टिल्डे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कुछ तो हमने छोड़ा नहीं। अब आते हैं पैकेज लॉक डॉट जेसन। अब आप देखोगे कि भाई यहां भी तो सेम चीज है, यहां भी तो जो आप देख पा रहे हो, यहां भी सेम चीज है, लेकिन कुछ डिफरेंट है इधर। कुछ डिफरेंट मतलब यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको कहीं, लेकिन ठीक है। अब नोड मॉड्यूल्स का यहाँ पे पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, ये डिफरेंस क्यों है। पहले मैं डिफरेंस समझाता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये चीजें क्या क्या है। डिफरेंस क्या है ना, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन। ये ध्यान से सुनना, इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पैकेज डॉट जेसन जो है ना, वो वर्जन अपडेशन के लिए काम आता है। अपडेशन मतलब कोई भी 2-4 दिन के बाद अपडेट आया, कर देगा, तुरंत अपडेट कर देगा अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन पैकेज लॉक डॉट जेसन जो है ना, वो अपने वर्जन को लॉक करके रखेगा। ठीक है, और वो टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मेरा दो दोस्त है। ठीक है, मेरा दो दोस्त है, मैंने दोनों दोस्त को एक एक गिफ्ट हैम्पर दिया। ठीक है, और मैंने ये नहीं बोला कि किसी को बेच देना या फिर कुछ उसका यूज कर लेना। ठीक है, अब क्या करा, उसमें से पैकेज डॉट जेसन वाला जो था ना, वो क्या करा, वो दिमाग लगाया कि अरे भाई ये हैम्पर तो 100 रुपए का होगा, मैं इसको 200 में बेच लूंगा। ठीक है, तो उसको अच्छा ऑफर मिला, इसने बेच दिया, मतलब अपनी चीजों को अपडेट कर दिया टाइम के हिसाब से और प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब मेरा दूसरा दोस्त जो था ना, पैकेज लॉक डॉट जेसन, अब ये थोड़ा इमोशनल था। ये सोचा कि भाई आदि ने दिया है तो बड़ा इमोशनल, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, मतलब इसको बेच के मैं इसका प्यार नहीं खरीद सकता। तो ये क्या करा ना, मेरे चीजों को लॉक करके रखा, मेरे वर्जन को लॉक करके रखा। ठीक है, ये अपडेट नहीं करता, कोई भी चीजों को लॉक करके रखता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कल को कुछ ऐसा फीचर मैंने लॉन्च किया, ठीक है, जो कंपेटेबल नहीं हो या कहीं भी पॉइंट पे जाके फेल कर रहा हो, ठीक है, तो उस पॉइंट पे पैकेज लॉक डॉट जेसन काम आता है, वो अपडेट नहीं होने देगा वो चीजें। लेकिन वही पैकेज डॉट जेसन अगर माइनर या मेजर अपडेट है थोड़ा सा भी, तो वो अपडेट कर देगा। तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। अब पैकेज लॉक डॉट जेसन में हम देखते हैं क्या है ये चीजें। अब नोड मॉड्यूल्स के आते हैं अंदर, तो इसमें जो है लाइसेंस और इंटीग्रिटी, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें काम की नहीं है, पहले बता देता हूँ, वर्जन और रिजॉल्व। ठीक है, रजिस्ट्री वगैरह है काम की, लेकिन अपने को मतलब नहीं है। लाइसेंस का क्या मतलब होता है, अपने को कहीं से परमिशन मिलना, अपन कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कहीं भी पब्लिश कर रहे हैं, तो अपनों को कहीं से लाइसेंस, फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी सीखनी है, तो मुझे लाइसेंस चाहिए उस चीज के लिए कि हाँ भाई रोड पे चलाओ, लेकिन कुछ पॉलिसीज के हिसाब से, कुछ रूल के हिसाब से। तो एमआईटी क्या है ना, प्रोवाइड करता है अपने को लाइसेंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें से रिलेटेड। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स इसी के अंदर आते हैं। सेकेंड चीज इंटीग्रिटी। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी को ऐसे समझता है कि एक क्लास में कोई टीचर है और वो अपने बच्चे को बोलता है कि जो भी क्लास के बच्चे हैं उसको बोलता है इंटीग्रिटी मेंटेन रखो। उससे उसका क्या मतलब कि क्लास में शांति होनी चाहिए और क्लास में पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रिटी का मतलब ऐसे ही समझना। अब ये क्या है,
अपन ने डीएसए में पढ़ा था, ये एक हैश कीवर्ड है। ये अराउंड पता नहीं कितने डिजिट का है, बट ये हैश कीवर्ड है हमारे पास। ये क्या करता है ना, इंटीग्रिटी सबसे तगड़ा चीजें करता है, ये कंपेयर करता है। कंपेयर क्या करेगा भाई, जो अपना लोकल प्रोजेक्ट है और जो अपना होस्टेड प्रोजेक्ट है ब्राउजर पे, वो ये चेक करेगा कि हमारा हैश कोड मैच कर रहा है या नहीं। अगर हैश कोड मैच नहीं करेगा तो वो डिप्लॉय नहीं करेगा, कंपोनेंट को अपडेट नहीं करेगा, माउंटिंग नहीं करेगा। ठीक है। अगर इंटीग्रिटी मैच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का लड़की कब मिलता है, जब दोनों में फीलिंग आती है भाई, सही बात है। ठीक है। तो जब लोकल पे भी सही है और प्रोडक्शन पे भी सही है, मतलब मैच कर रहा है अपना हैश पासवर्ड, तो भाई चलो ठीक है, डिप्लॉय करते हैं। तो ये होता है इंटीग्रिटी का रोल। ये है हमारे पास हैश, ये अगर मैच नहीं करा दोनों साइड में तो अपना प्रोडक्शन फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो SHA-512, यहाँ पे ये जो है ना, ये एल्गोरिदम है, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, याद रखना इस चीज को, SHA-512। लेट मी गिव यू अ हिंट। हिंट क्या, आइडिया दे देता हूँ इस चीज की, जो भी हमारे पास एल्गोरिदम है। अब देखो, अगर किसी ने नोड जीएस पे काम कर रखा होगा तो उसको बीक्रिप्ट के बारे में पता होगा। बीक्रिप्ट जेएस, बीक्रिप्ट जेएस क्या होता है ना, पासवर्ड को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। पासवर्ड किसी बंदे ने इंटर किया, उसको कन्वर्ट कर देगा हैश पासवर्ड में। ठीक है। जब हम नोड पढ़ेंगे ना, तो बीक्रिप्ट जेएस को कैसे, मतलब इसमें सॉल्टिंग होता है। सॉल्टिंग मेथड से हम सॉल्टिंग मेथड से हम क्या करते हैं, अपना जो भी, फॉर एग्जांपल यूजर ने पासवर्ड डाला लॉगिन पेज पे, ठीक है। अब जो बैकएंड पे स्टोर होगा उसका पासवर्ड, वो हैश में स्टोर होगा, डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं होता कभी। ठीक है, हैश पासवर्ड में होता है। तो हम bcrypt.js यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन अदर पॉसिबिलिटीज भी हैं, हम चाहते तो सा 512 भी यूज कर सकते हैं, SHA-1 भी आता है, SHA-1 भी आता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब चीजें क्या है ना, ये एल्गोरिदम है जो अपनी हैशिंग से रिलेटेड चीजों के लिए फेमस है। डिक्रिप्ट, SHA-512 और SHA-1। ठीक है। तो ये क्या करता है, हैशिंग में कन्वर्ट करता है। तो इंटीग्रिटी का मेनली यही काम था कि भाई चेक करवाओ लोकल और प्रोडक्शन पे सही है या नहीं। तो ये हैशिंग किस वे से हुआ है, किस एल्गोरिदम से हुआ है, SHA-512। ठीक है। और कुछ है क्या अपने काम के हिसाब से? नहीं, इंजन वगैरह कुछ काम का नहीं है, डिपेंडेंसीज पता ही है अपने को। और यहाँ पे आप देख लेना, टेम्पलेट वगैरह जो हमने देखा था, क्रा टेम्पलेट, वो बावल के अंदर आती है। तो आप अगर देखना चाहते हो, अगर डीप में कोई चीज देखना चाहते हो, तो नोड मॉड्यूल्स खोलना चुपचाप, और इसमें खोलना बाबेल। यहाँ आपको देखो, मैंने क्या बोला था, डिपेंडेंसीज के अंदर भी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये सारा हमारे डिपेंडेंसीज है। बाबेल खोला मैंने, बाबेल बोल रहा भाई मैं इस चीज पे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है भाई, ESLint मैंने एक एक्सटेंशन करवाया था, ESLint काम का चीज है, बताऊंगा आगे जाके। ठीक है। वैलिडेशन के लिए काम आता है, बहुत सारी चीजें हैं यार, देख लेना। ठीक है। और काफी लंबी है तो अपन पूरा नहीं देख पाएंगे, वैसे कोई काम का है नहीं ज्यादा। तो डिफरेंस पता होनी चाहिए ये दोनों में, पैकेज लॉक और पैकेज जेसन में। हाँ, ये दोनों देख लिया हमने। अब कुछ बचा है क्या? एक चीज बचा है, readme.md। रीडमी डॉट, पहले तो इसको क्लियर कर लूंगा। ठीक है। readme.md में क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, यू हैव मेड एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो भी क्लाइंट या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो या फिर कंपनी के लिए बना रहे हो, तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं भाई, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, और जो भी वर्क फ्लो है, जैसे कोई भी वेबसाइट ई कॉमर्स का है, तो आपको ना पूरा यहाँ पे शो करना होगा। अपन ने पढ़ा है ना वो, क्या बोलते हैं उस चीज को, DBMS में पढ़ा है, स्ट्रक्चर बनता है कोई भी वेबसाइट का, फ्लो।
नाम भूल रहे हैं उस चीज का यार। लेट्स से फ्लो चार्ट तो नहीं था वो चीज, लेकिन डीबीएमएस वो याद आ जाएगा देख के। एक मिनट देख ही लेते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पे या डायग्राम आप कहीं देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है, ऐसा मत समझना कि हाँ ऐसे ही काम हो जाएगा, नहीं। अपने को यहाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। ऐसा ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फॉरेन में यूज होता है। मैंने एक फॉरेन के बच्चों के साथ काम किया है तो पता है। वो प्रॉपर डायग्राम बना के readme.md में इंक्लूड करते हैं और वर्क फ्लो समझाते हैं कि ये वेबसाइट में ये फीचर है, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इज डिफाइन ER define the project structure with diagram. हैशटैग वर्कफ्लो, कि कैसे हमारा काम कर रहा है वेबसाइट या जो भी आप बना रहे हो। ठीक है। तो readme.md में ज्यादा कुछ नहीं, अबाउट योर वेबसाइट रहेगा कि व्हाट यू आर इंक्लूडिंग इन योर वेबसाइट। ठीक है। intro.txt तो हमने खुद से बनाया। तो ये जितना भी हमने पढ़ा अभी, देखो कहाँ कुछ पढ़ा हमारे। नोड मॉड्यूल्स था, पब्लिक फोल्डर था, एसआरसी था। एसआरसी में तीन फोल्डर ही काम, तीन फाइल्स ही काम आ रही थी, app.js, इंडेक्स और index.js। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सब चीजें हैं, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन में डिफरेंस देख लिया हमने। गिट इग्नोर, अगर मुझे कुछ इग्नोर करना है, गिट पे पुश नहीं करना, तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। नोड मॉड्यूल्स हमेशा इंक्लूड होगा इस चीज में, क्योंकि मुझे कभी नहीं करना ये चीज वहां पे। नोड मॉड्यूल्स देख लिया, डिपेंडेंसीज देख ली। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट वे खत्म किया है। ये पहला तरीका था जो बेसिक था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हाउ आर यू ऑल, तो ये हमारा पहला था। यहाँ पे हम आप काम कर सकते हैं रिएक्ट जेएस। अब ये जो हमने करा, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे करा, तो वहां पे क्लियर करा हमने जो भी था, कंपोनेंट्स क्लियर करा, कमेंटिंग क्लियर करा पब्लिक फोल्डर में जाके। तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड क्लीनिंग ना प्रोडक्शन लेवल पे काफी ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है कैशे क्लियरिंग का। ठीक है। वो आगे जाके अपन देखेंगे जब कंपोनेंट्स बनाएंगे, तब क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब इस चीज में मैंने क्या बात करी कि हाँ बेसिक मैंने कमांड यूज करा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है। और उसमें ये सब चीजें जो काम की है वो करा। ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये जो भी हमने यूज करा ना, जैसे app.js है, app.js छोड़ो, ये तो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है हमारा, इसकी बात नहीं करते। index.js, ये कैसे रूट क्रिएट हो रहा है, रूट डॉट रेंडर कैसे हो रहा है, और कैसे हम जावा स्क्रिप्ट से, फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग या कोई भी न्यू है जो कि जावा स्क्रिप्ट तक काम कर रखा है, तो उसको हेलो वर्ल्ड तो आता होगा एटलीस्ट जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा स्क्रिप्ट से कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि हमारा कोड जो चले वो रिएक्ट में चले। ठीक है। हम कमांड का आगे यूज नहीं करने वाले। ठीक है। हम लाइन बाय लाइन सारी चीजों को लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे सारी चीजें काम करती है। ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आगे मिलता है।